नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फहीम अली एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एपीकेएस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, एक ही बात है। ईएमआरएस की जब बात करते हैं तो इसे आईसीटी के नाम से जाना जाता है, और जब हम केवीएस या एनवीएस की बात करते हैं तो इसे ही बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के नाम से जाना जाता है। और केवीएस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। टीयर 1 की मैं आपसे बात करूं जहां पर हर क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 60 नंबर, और यहां पर अगर आप ईएमआरएस में देखेंगे तो 15 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये पहला देखिए, अगर आप केवीएस एनवीएस की बात कर रहे हैं तो केवीएस एनवीएस में टीयर 1 है। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो आपका तीसरा पार्ट है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में आपको वही आईसीटी ही पढ़ना है। और यहां पर आपके 20 क्वेश्चन देखे जाएंगे आपके, और 60 नंबर यानी कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो टोटल टीयर 1 का पेपर जो केवीएस एनवीएस में होगा वो आपका 300 नंबर का आपका पेपर होगा। और ऐसे ही अगर आप यहां पर देखेंगे तो ईएमआरएस के अंदर इसी को आप नॉलेज ऑफ आईसीटी के नाम से जान सकते हैं। और यहां पर 15 क्वेश्चन है और आपके 15 ही नंबर के आपसे सवाल पूछेंगे। यहां पर टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होना है। तो अभी फिलहाल ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं आप, केवीएस एनवीएस में भी कॉमन चीज है। तो ये आईसीटी की जो क्लास है ये आप केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और निश्चित तौर पर आप ये यकीन मान के चले कि आपको इनसे संबंधित ही सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही चुनिंदा सवालों के साथ जो है मैं आपके सामने आया हूं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम? आपसे पूछा डी रैम का मतलब, रैम का मतलब आप जानते हैं? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी का मतलब आपको बताना है। डी का मतलब क्या है? डायनेमिक है, डिपेंडेंट है, आपको ये बताना। रैम तो सही कर लीजिए। देखो रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब डी का आपको अर्थ निकालना है, और डी का अर्थ आपने निकाल लिया तो आपका काम सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इट इज सिंपली, देखिए व्हाट इज फुल फॉर्म डी रैम? डायनेमिक रिकॉर्ड एक्सेस मेमोरी। तो रिकॉर्ड नाम ही आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो ये तो नहीं है। रिमोट एक्सेस मेमोरी नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो आंसर या तो बी है या डी है। इट इज डी, सॉरी बी है ना। डिपेंडेंट नहीं है, वो डायनेमिक है। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इट्स डी रैम। ठीक है, तो डी रैम होता है। एस रैम होता है, एस का मतलब होता है स्टैटिक होता है, और डी का मतलब क्या होता है? डायनेमिक होता है। ठीक है, एक डी रैम है कि एस रैम है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली अ सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस? मतलब इनमें से कौन सा है जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली सीक्वेंशियल? सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? जैसे एक फाइल यहां पर है, फिर अगली फाइल यहाँ पर है, अगली फाइल यहाँ पर है, ये फाइल है ना सिक्वेंशियली। ए फाइल है, फिर बी फाइल है, फिर सी है, डी है, ई है। अब अगर आप ए फाइल एक्सेस कर रहे हैं तो आपको पहले फिर उसके बाद बी पे जाना पड़ेगा, सी पे। डायरेक्ट आप ई पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है? SEQUENC, सिक्वेंशियल। ऐसा होता था, एक जमाना था जब हम क्या करते थे, मैग्नेटिक टेप काम में लिया करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? सिक्वेंशियल। अब टेप ही है ना, ये रील चल रही ना। इसका एग्जांपल देता हूं आपको, ऑडियो सॉन्ग्स, आप ऑडियो कैसेट यूज क्या करते थे? तो पहले ये वाला सॉन्ग प्ले होगा, फिर ये, फिर हाँ आपको जाना है वहां तक, तो फिर आपको फॉरवर्ड करना पड़ता था, या पीछे आने के लिए आप बैकवर्ड करना पड़ता था, रिवाइंड या फॉरवर्ड करते थे आप, तब जाके आप आगे और पीछे जा सकते थे। लेकिन अगर आप उसको आपने नॉर्मली प्ले कर दिया तो वो सिर्फ ऐसे ही चलेगा। सो दैट इज मैग्नेटिक टेप इज ए प्योरली, है ना। देन उसके बाद इस समस्या को खत्म करने के लिए ये टेप था। हमने क्या बनाया? हमने बनाया डिस्क। ठीक है, डिस्क बनाया, तो फिर हमने डिस्क में, डिस्क क्या होता है? डिस्क इट्स फॉर डायरेक्ट, है ना। जब आपने देखा होगा, एक जमाना था ऑडियो कैसेट काम में लेते, फिर आपने सीडी काम में लेना शुरू करा। सीडी में तो आपने जो लिस्ट आ रही है आपके, उसमें आपने जो नंबर अपने सॉन्ग का प्ले करना था, चाहते थे आप, ये करते तो वो हो जाता था आपका। ठीक है, सो दैट इज स्टैंड फॉर द डायरेक्ट। वो क्या हो गया आपका? डायरेक्ट एक्सेस हो गया। एक सिक्वेंशियल हो गया, एक डायरेक्ट एक्सेस हो गया। क्लियर? नेक्स्ट अगली बात करते हैं। व्हाट इज 5 मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम के 5 मुख्य कंपोनेंट कौन से हैं? मैंने कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको, इसमें आराम से, मैं आपके सामने नहीं हूं, आप आराम से देखिए इसको, आप देखकर पता लगाइए और बताइए इसमें से। जी,
जी बिल्कुल, रंजीत की म्यूजियम का पार्ट हो गया, बिल्कुल अब ऐसे देखने को नहीं मिलती जी। 5 मुख्य चीजें, आप इन सारे कॉम्बिनेशन को पढ़ें, और मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा पढ़कर थोड़ा सा समय दीजिएगा, और समय देने के बाद जो है आप इसका सही आंसर निकालिए, कौन सा आंसर सही है इसका। क्लियर? तो देखिए, आप में से जिन्होंने आंसर लिखा है ना, मैं आपको बता दूं, देखिए इट इज सिंपली सीपीयू, मेमोरी, सिस्टम बस और इनपुट आउटपुट की बात करते हैं यहाँ पर। तो दिस इज, ये लास्ट वाला जो है, देखिए कंप्यूटर में सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर मेमोरी है, फिर सिस्टम बस है, फिर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू, सीडी रोम, माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड एसेंशियल नहीं है, जैसे माउस का या साउंड कार्ड का। और मेमोरी, वीडियो कार्ड, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है, तो वो सब चीज़, इसमें वीडियो कार्ड कोई जरूरी नहीं है आपका ना। तो ये ऐसे, तो ये 5 बेसिक कंपोनेंट जो है आपको, वो आपका यही कहलाएंगे। ठीक है, इज इट ओके? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, द यूज ऑफ आईसी इन कंप्यूटर हैज। तो कंप्यूटर में आईसी का जो काम है वो क्या है? आईसी मतलब समझते हैं आप? आईसी, आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड, इट्स INTEGRATED, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये कहानी है, ये हिस्ट्री का सवाल है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, तो आपने देखा होगा हमने स्टार्ट कहां से किया था? हमने स्टार्ट किया था इसको सबसे वैक्यूम ट्यूब से। तो जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना जनरेशन, तो जनरेशन में सबसे पहले क्या था? वीटी आता है, याद रखना आपको। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में हर बार एक सवाल बनता है। फर्स्ट जनरेशन में क्या आता था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। थर्ड नंबर पे आईसी, जिसकी अपन बात करें ना इंटीग्रेटेड सर्किट, वो वही सारे ट्रांजिस्टर्स इकट्ठे एक साथ कर लिए गए, तो दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथे नंबर पे क्या आएगा? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और पांचवें नंबर पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट से क्या हुआ? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीटिंग, हीटिंग बढ़ गई? नहीं। रिड्यूस द साइज एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की साइज को और कॉस्ट को कम किया गया, यह बात सही है। रिड्यूस द पेरिफेरल डिवाइस, नहीं। और रिड्यूस द परफॉर्मेंस कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर, नहीं। कंप्यूटर का ये जो सही आंसर है ना, आपको ये आपका आएगा, बी आएगा। देखिए आप में से कितने लोगों ने बी लिखा है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी बिल्कुल भाई, 4 ऑप्शन दे रखे ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट, ज्यादा जो है वो कौन सा सही आंसर आपका? बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ MICR। मैंने आपको पढ़ाया था स्कैनर। अब स्कैनर क्या करता है? स्कैनर क्या करता है? आपको हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है, किसमें? सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, तो दैट इज नोन एज स्कैनर, उसको स्कैनर कहते हैं। स्कैनर कई प्रकार के हैं। पहला आपका OMR, OCR, BCR और MICR। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, जहां कहीं पर भी ऑथेंटिसिटी की जरूरत पड़ती है हमें, तो वहां पर हम लोग MICR काम में लेते हैं, है ना। जैसे आपने चेक पर या डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर, तो वहां पर क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर कुछ कोड लिखा रहता है, या जो नंबर्स होते हैं, सीरियल नंबर है ना, उस पर सीरियल SR नंबर कहते हैं, तो सीरियल नंबर लिखे होते हैं, वो किससे लिखे होते हैं? माइकर, मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। तो मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्नाइजर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ये सही है आपका MICR। मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर नहीं है। बी वाला आंसर सही है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने लिखा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, आगे की बात करते हैं, अगला सवाल। अ सॉफ्टवेयर यूज टू कंट्रोल इंटरनल ऑपरेशन, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंट्रोल कर रहा है किसको? इंटरनल ऑपरेशंस को। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द हार्डवेयर इज नोन एज, यानी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के आंतरिक संचालन, नियंत्रण और प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। यूज टू कंट्रोल इंटरनल ऑपरेशंस, कंट्रोल मैनेजमेंट इन द हार्डवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या शेयरवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से आप पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ नाम बताना है।
जी, वेरी गुड। सो जिन्होंने भी लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है, जी, कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर में चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो बनाया गया था, दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में फर्दर डिवाइड करते हैं, मतलब दोनों को मिलाकर, अगर बड़ी, क्योंकि सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में, सिस्टम और एप्लीकेशन, तो जब सिस्टम की बात करते हैं सिस्टम ही जो है आपका दोनों चीजों को लेकर चलता है, ठीक है ना जी, बिल्कुल सही बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, आपको अलग करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपको बता दूं, आपको मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया यहाँ पर, ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है जी। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, आपको निकालना है, क्या ऑड वन है, लाइट, पेन, OMR, OCR या कीबोर्ड, इन सब में से अलग क्या है, लॉजिक के साथ बताना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा नहीं ऑड वन बता देंगे आप, लॉजिक के साथ आपको सही बताना पड़ेगा इसमें क्या चीज सही है। जिन्होंने कीबोर्ड लिखा है, मैं फिर से बता दूं, जिन्होंने कीबोर्ड लिखा है उनका आंसर सही है। रीजन बिहाइंड दैट देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं तो सारे इनपुट है, लाइट, पेन, OMR, OCR, ये तीनों कैसे चलते हैं, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब लेजर लाइट से चल रहे हैं। लेकिन कीबोर्ड जो है ये आपका लेजर, इसका लाइट का कोई रोल नहीं, ये आपका इनपुट डिवाइस तो है लेकिन मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो कीबोर्ड इज द करेक्ट, इसमें से अगर आपने ऑड किया आप ऐसे अलग कर सकते हैं। अगला सवाल आपका हुआ, एक बार फिर से, चूज एन ऑप्शन हैविंग द इनएप्रोप्रिएट आइटम इन द ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप बने हुए किसी एक ग्रुप में ऐसा है कि वो जो आइटम है वो किसी दूसरे से मैच नहीं करता है, बस इतना सा आपको पहचानना है। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम और हार्ड डिस्क, तो मेरे हिसाब से सारे के सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। वैक्यूम ट्यूब्स, LSIC, VLSIC, ULSIC, ट्रांजिस्टर्स, ये सारे प्रोसेसर्स हैं। नोट पैड, वर्ड पैड, राइटर, वी एडिटर, ये सब वर्ड प्रोसेस लिखने के लिए। CD, DVD, पेन ड्राइव और ब्लू रे डिस्क, ठीक है। आपको इनमें से बहुत, किसी में एक में बहुत छोटा सा फर्क है, आपको वो बताना क्या है, आराम से देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर आपको बताना है जी। थोड़ा समय जरूर लगेगा आपको, लेकिन फाइनली जहां तक मैं चाहता हूं वहां तक आप पहुंच जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो जो डी लिख रहे हैं, डी वाला आंसर सही है। रीजन देखिए, CD है, DVD है, ब्लू रे डिस्क है, तीनों ऑप्टिकल है, और पेन ड्राइव है, सेमीकंडक्टर, आप समझे बात को, ठीक है ना। स्टोरेज डिवाइस तो है ना, लेकिन यहाँ पर तो बाकी फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक, ये सब, जैसे ये सब मैग्नेटिक है आपके, ये सारे, ये आपके प्रोसेसर्स हैं आपके, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है आपका, ठीक है ना जी। एक किसी एग्जाम में पूछा गया, मैं वहीं से सवाल इसको कॉपी किया। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले निर्देशक समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज सिंपली, दैट इज नोन एज प्रोग्राम। लॉजिक नहीं है, मेमोरी नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कहते हैं निर्देशक समूह को प्रोग्राम कहते हैं, और छोटे छोटे प्रोग्रामों के समूह को मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग, इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग नहीं है, मतलब कंप्यूटर जो काम कर रहा है उसमें वो प्रोसेसिंग नहीं है, मतलब आपको वो बताना है। तो डेटा के साथ जब कंप्यूटर काम करता है, इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग नहीं है, आपको वो बताना है, विच इज नॉट अ प्रोसेसिंग। तो अरेंज करना, सॉर्टिंग करते हैं ना, ए से लेकर जेड तक, ये प्रोसेसिंग है। मैनिपुलेटिंग करना, किसी के अंदर, सबके अंदर जोड़ना, कोई घटाना, कैलकुलेशन करना, ये प्रोसेसिंग है। लेकिन गैदरिंग, कंप्यूटर गैदर नहीं करता है, कंप्यूटर डेटा को एकत्रित नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता, वो फिल्टर कर सकता है, कंप्यूटर डेटा को गैदर नहीं कर सकता, इसलिए गैदरिंग इज नॉट द प्रोसेसिंग। देखिए छोटा सा एक सवाल है, लेकिन एक शब्द है, लेकिन इसको आपको समझ होगा, ये अगर आपने एग्जाम में गलत कर दिया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पहला चरण क्या है, स्पेसिफिकेशन, सिस्टम एनालिसिस, टेस्टिंग या मेंटेनेंस। अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया है या आप करना
चाहते हैं तो उसमें पहला चरण क्या होगा। तो हर एक चीज को करने का पहला चरण आपको पता होना चाहिए। यहां पर भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी पहला चरण है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है इसमें। जी, गैदरिंग ही है जी, बीरू भाई, गैदरिंग इज द करेक्ट आंसर। पहला चरण, जब तक सॉफ्टवेयर बना नहीं है जो टेस्टिंग लिख रहे हैं वो गलत है। तो सॉफ्टवेयर अभी तक सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है, टेस्टिंग कैसे होगा या उसका मेंटेनेंस कैसे होगा। सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पहली स्टेज पूछिए आपसे। स्पेसिफिकेशन डिजाइन बात की बात है, पहला सिस्टम एनालिसिस, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एनालिसिस, प्लानिंग, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम लोग बनाएंगे, फिजिबल है नहीं है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग के अलग अलग चरण है, 6 से 7 चरण है। पहले उन चरणों पर बात की जाएगी, देन उसके बाद होगा, है ना। सिस्टम एनालिसिस, विश्लेषण करना पहले ज्यादा जरूरी है, पहले प्लानिंग करना, देन उसके बाद बाकी बातें आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड यू कैन अप्लाई फॉर द कैरेक्टर, यानी कि आप किसी कैरेक्टर के लिए आप अगर चाहें तो कौन सा हो सकता है, आपको ये बताना है। इट इज क्लियर जी। मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर्स। तो अगर एमएस वर्ड में आपको कैरेक्टर लिख रहे हैं तो उसको अधिकतम जी, मैक्सिमम फॉन्ट साइज बताइए। अच्छा, कभी किया आपने, देखिए 72 नहीं है, मैं क्योंकि वो 72 लिस्ट के अंदर है। अगर आप 72 लिखते हैं तो गलत है, वो लिस्ट के अंदर 72 है ना, वो तो ऐसे 8 से लेकर 72 तक दिखाता है। तो सही आंसर वो कितना, 1638। फॉन्ट की आप मैक्सिमम साइज जो है एमएस वर्ड के अंदर कितनी कर सकते हैं, 1638, मतलब इस साइज का फॉन्ट हो सकता है इतना, है ना। तो 1638 कभी करके देखिएगा, आपको उसके अंदर मिल जाएगा, इतना आप बढ़ा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। वर्ड बाय डिफॉल्ट प्लेस अ टैब टू स्टॉप एवरी, यानी कि जब वर्ड में आप काम करते हैं तो वर्ड, जिससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, यहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक करता है, आप इसको स्पेस करेंगे तो एक एक करके आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे आप टैप करेंगे तो जंप करके आगे आ जाएगा, फिर टैप करेंगे, ठीक है। तो 8 कैरेक्टर कितना बढ़ेगा, एक बार में 8 कैरेक्टर जंप करेगा, ठीक है। सो 8 कैरेक्टर, तो वो 8 कैरेक्टर के लिए यहाँ पर जगह पूछी आपसे, क्या वो 0.25 इंच है, क्या वो 0.75 इंच है, 1 इंच है, तो वो सही आंसर कितना है, आधा। तो 8 कैरेक्टर जब जंप करता है तो आधा इंच का जो स्पेस होता है उस पर जंप करता है, ठीक है। कंट्रोल करके टी करेंगे, टैब करेंगे तो आधा इंच का जंप लेगा आपसे ना, वहां आगे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का टाइप नहीं है, आपको ये बताना है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, अभी किया, देखिए मैं बहुत, आज की जो मैराथन क्लास है वो मोस्ट प्रोबेबली मैंने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके अंदर किस प्रकार से आप काम करते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे कैसे काम करते हैं, फीचर्स की बात जो है मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में करी है आपसे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये सवाल, देखिए मैं 3-4 मैराथन करूंगा टोटली, जिसके अंदर आपको सारे ऑलमोस्ट आपके एग्जाम के आने वाले सारे क्वेश्चन जो है उसके अंदर सारे हो जाएंगे। पहली मैराथन कर चुका हूँ, आज दूसरी मैराथन है, अतिशीघ्र आपको 25 को शायद शेड्यूल अभी आप चेक कर लीजिएगा, है ना। 25 तारीख को आपकी फिर से मैराथन है, आज 20 तारीख है, 25 को लेंगे, उसके बाद आपका 30-31 के आस 30 नवंबर है ना, तो 1-2 दिसंबर के आसपास होगी। तो इन मैराथन क्लासेस में आपका डेफिनेट मैं सारी चीजें आपकी कवर कर दूंगा, और ये आप कुछ भी नहीं करें आईसीटी के लिए या बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के लिए, आप मैराथन क्लासेस कर लेंगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट, आपका सारा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। सो पेज मार्जिन देखिए, लेफ्ट के अंदर मार्जिन होता है, राइट में मार्जिन होता है, टॉप में मार्जिन होता है, सेंटर मार्जिन कुछ होता नहीं है आपको, समझे। ये पेज आपका क्या छोड़ेंगे मार्जिन, टॉप में छोड़ेंगे, बॉटम में छोड़ेंगे, लेफ्ट में, राइट में, है ना। सेंटर में क्या, सेंटर को मार्जिन होते ही नहीं, ठीक है। तो सेंटर मार्जिन नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक, अगर आपको इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में, हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट बनाया आपने और आपने यहाँ पर कुछ और डॉक्यूमेंट्स बने हुए आपके, है ना, ठीक है। तो कोई टेक्स्ट आपने यहाँ पर लिखा है तो उसका लिंक आप यहाँ पर बना सकते हैं आप, ठीक है ना, ये करेंगे। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करेंगे, CTR कंट्रोल के साथ एक की दबानी है, कौन सी की दबानी आपको, दैट इज की कंट्रोल की। तो कंट्रोल के से आप करेंगे, कंट्रोल इंसर्ट से भी कर सकते हैं,
कंट्रोल नहीं, बहुत से नहीं आएगा ना, सिर्फ कंट्रोल के से आप इंसर्ट हाइपरलिंक कर सकते हैं। ये कीबोर्ड शॉर्टकट है आपका जी। आप लोगों ने भी क्या लिखा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कार्ड, यानी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना हो, यानी उसके लुक को, डॉक्यूमेंट के लुक को, उसके व्यू को चेंज करना हो, उसको अच्छा बनाना हो, बेहतर बनाना हो, अट्रैक्टिव बनाना हो, उसके लिए क्या करेंगे आप? प्रूफिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, या उसके लिए क्या करेंगे आप? फॉर्मेटिंग करेंगे। सिंपल। फॉर्मेट का मतलब ये होता है, फॉर्मेटिंग करना है मैंने, टू चेंज द लुक ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट का लुक को चेंज करना है तो फॉर्मेट करना होता है हमें, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर्स दिए आज आपने, और मैं खुश हूं इस बात के लिए कि आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी दिए। लिखा एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है? जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम के अंदर पहली स्टेप होती है एल्गोरिदम, फिर उसको ड्रॉ करते हैं तो क्या बनता है? फ्लो चार्ट, और फिर उसके बाद क्या बनता है? कोड। प्रोग्राम बनाएंगे भाई, कोडिंग लिखना है तो पहले एल्गोरिदम में आप ये लिखते हैं कि कब कब कहां कहां क्या क्या चीजें करनी है, तो दैट इज नॉट एज सिंपली स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब स्टेप बाय स्टेप, कब कब कहां का क्या क्या करना है। सो दिस इज सिंपली, एल्गोरिदम का इतना ही मतलब है, एल्गोरिदम चलाएंगे आप तो एल्गोरिदम से चीजें ऐसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होगा उनका, ठीक है। फ्लो चार्ट में तो आपको दिखाना है कि जो फ्लोइंग चल रही है वो कैसे चल रही है, कहां जाएगी, है ना, और देन फाइनली आप क्या करेंगे? कोड लिखेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ ये कोड लिखने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन फ्लो चार्ट के लिए आप एनालिटिक्स हो सकते हैं, या एल्गोरिथम लिखने के लिए आप एनालिटिक्स हो सकते हैं। तो प्रोग्रामर तो यही काम करेगा जब कोड लिखेगा। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ किसने बनाया बताइए? ब्लूटूथ एरिक्सन ने बनाया, मार्टिन कॉपर ने बनाया, स्टीव जॉब्स ने बनाया, एप्पल ने बनाया, किसने बनाया ब्लूटूथ? हु इज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ, बताना आपको। आराम से आंसर लिखिएगा, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, आईसीटी में यही सवाल आपको मिलेंगे, और ताज्जुब मत कीजिएगा अगर हूबहू एज इट इज आपको सवाल देखने को मिल जाए तो। एरिक्सन कंपनी ने बनाया ब्लूटूथ, है ना, किसने बनाया? एरिक्सन ने बनाया, ठीक है। ये आंसर दिया है वो सबका सही है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैम? कैम कैड नाम सुना होगा आपने, कैम किसे कहते हैं ये बताना आपको। फुल फॉर्म ऑफ कैम, कैड का बता दूं, ऑटो कैड आपने नाम सुना है? एक होता है कैम, एक होता है कैड, CAD। आपने नाम भी सुना ऑटो कैड, सॉफ्टवेयर होता है ना। सी का मतलब COMPUTR, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब आपसे पूछा यहाँ पर कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड, कंप्यूटर एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैनिफेस्टो, या कंप्यूटर एंड मैनिफेस्टो। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैम क्या है आपका? कंप्यूटर एडेड में कंप्यूटर की सहायता से चीजों को जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो क्या लगेगा आपका? सो दिस ए इज द करेक्ट आंसर, ये लिखा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश appearing on the web page opens another document when clicked, ठीक है। लिखा है यहाँ पर वेब पेज दिखा ओपन, तो आप इसको वेब पेज पे दिखता है ना, और उसको क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुल जाता है। इजी सवाल है बहुत, और अभी आपने कर भी लिया है, इजी क्वेश्चन है, आपने कर भी लिया है। इससे पहले मैं आपसे बात कर चुका, अभी 2 क्वेश्चन पहले। आपको बताना सही आंसर क्या है इसका। हाँ जी, वेरी गुड, सभी का आंसर ऑलमोस्ट सही है। ऑलमोस्ट आंसर सभी के सही दिख रहे हैं। तो दिस सिंपली हाइपरलिंक लिखा है आप लोगों ने, और वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सो दिस इज हाइपरलिंक। एंकर नहीं होता, यूआरएल नहीं होता, नहीं, यहाँ पर रेफरेंस होता है, ठीक है। तो हाइपरलिंक से तो हम लोग क्या कहते हैं, वो हाइपरलिंक का मतलब लिंक बन गया ना, आप क्लिक करा आपने तो वहां से दूसरा डॉक्यूमेंट खुल गया आपका, दैट इज नॉट हाइपरलिंक। द डिफॉल्ट लाइंस टू ड्रॉप फॉर अ ड्रॉप कैप इज, ड्रॉप कैप जानते हैं आप?
है ना। ड्रॉप कैप होता है ऐसा है, जैसे आपको आर्टिकल आपने पढ़ा हो, या नॉर्मली इंग्लिश न्यूज़पेपर में होता है, देखा आपने आपने न्यूज़पेपर अपने आर्टिकल देखा होगा, ऐसा एक आर्टिकल लिखा रहता है ना, या नॉर्मली ऊपर ऐसा लिखा होता है, जैसे आर्टिकल ए से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ऐसा देखा होगा आपने। ये फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिसको ड्रॉप कैप कहते हैं, मतलब वो कैपिटल कर देगा पहले अक्षर को और ड्रॉप कर देगा। तो पूछा गया डिफॉल्ट जब ड्रॉप कैप होता है तो कितनी लाइंस तक गिरता है वो, तो सही आंसर जो है वो 3 लाइन्स है। 2 लाइन्स नहीं है, 4 नहीं है, 8 लाइन्स नहीं है, वो डिफॉल्ट 3 लाइनों पर, 1 2 3 तक ऐसे इतना बड़ा रहता है। और आप चाहें तो उसको फिर ड्रॉप कैप पे जाके आप उसको और लाइंस को बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 लाइन तक ही होता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट पूछा था, बाय डिफॉल्ट 3 लाइन तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, जब आप इंटरनेट को ब्राउज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज फॉर फुल स्क्रीन। अगर आप कंप्यूटर पे इंटरनेट चला रहे हैं, आपको तो ऊपर टास्क बार वो सब दिखता है, अगर आप उस इंटरनेट की वेबसाइट को फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा सवाल है, आप करके देख सकते हैं अभी भी। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको कौन सा किस की को दबाने से आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। वेरी गुड। फुल स्क्रीन के लिए आप कौन सी की दबाएंगे। एक बार लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी ने लाइक नहीं किया उसको लाइक कर सकते हैं आप, अन्य के साथ आप चाहे तो उसको शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूं, लेकिन आप इसको जाहिरी तौर पर मान के चलिएगा कि अगर आप ईएमआरएस का एग्जाम दे रहे हैं फिलहाल, या आप नियर फ्यूचर केवीएस एनवीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, आपको ये मेरी क्लासेस बहुत याद आएगी। इनमें से आपको एज इट इज सवाल आपको एग्जाम में, क्योंकि मैंने सारी चीजों को जो सिलेबस दे रखा है, चाहे केवीएस का हो एनवीएस का ईएमआरएस का, मैंने उस सिलेबस के ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया है। उसके बाद ही ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए फ्रेम किए, ताकि आपका सब कुछ जो एरिया है उसके अंदर कवर हो जाएगा और आप डेफिनेटली आप काम कर सकते हैं। तो आपने जो आंसर दिया F11 वो बिल्कुल सही आंसर, आप में से प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, आपने किया होगा। अगर आप चला रहे हैं तो आप F11 की प्रेस करेंगे आप, तो आपको फुल स्क्रीन आपको हो जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच आईटी एक्ट, ये आईटी एक्ट भी मैंने क्लास के अंदर फिलहाल जो है, क्लास अभी 2 दिन बाद क्लास बाकी है, उसके अंदर आईटी एक्ट आएगा। आईटी एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ आईटी एक्ट डील्स विद साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म के लिए कौन सा आईटी एक्ट है। तो देखिए आईटी एक्ट में 3 है आपके, 65, 66 और 67। ये तीनों एक्ट आपको पढ़ के जाना है। 66 जो है वो 6 है, ए से लेकर एफ तक, तो 6 तो कानून ये है, 7वां ये और 8वां ये दोनों सिंगल सिंगल है, 65 और 67 सिंगल सिंगल है। ये पूरा पूरा साइबर एक्ट है, आपको पढ़ के जाइएगा ना। आईटी एक्ट में साइबर एक्ट देखा, इसमें ए से लेकर एफ तक 6 है। उसमें से आप अगर आप साइबर टेररिज्म की बात करेंगे तो 66 एफ है। क्लास के नोट्स के अंदर मैंने आपको देखा है आईटी एक्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में एक सवाल कम से कम आईटी एक्ट के ऊपर जरूर बनता है। और वैसे भी आपको आईटी एक्ट पता होना चाहिए कि अलग अलग प्रकार की धाराएं लगी हुई इसके अंदर। 66 एफ बहुत बढ़िया, ठीक है, इज इट ओके। चलिए सवाल इसलिए मैंने आपके लिए ऐड किया, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज द लोकेशन वुड बी डिस्क्राइब बाय द, अगर कोई सेल लिखी हुई जिसमें सेल में लिखा हुआ E12, तो E12 लिखा हुआ है, तो E और 12 इसमें से रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है, या ये आपको बताना है। और उसी पर इस प्रश्न का उत्तर बना हुआ है। E12 अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ई का मतलब कॉलम है या रो है। ये अगर आप एक्सेल के अंदर काम कर चुके हैं या करते हैं, प्रैक्टिकली आपको नॉलेज है, तो ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। जी बताइए। थैंक यू, लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का, मैं देखना चाहता हूं जी। सो जब एक्सेल खोलते हैं आप देखा होगा वहां पर आपको एक शीट नजर आती है, क्योंकि इसका नाम ही इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 ये चलता रहता है ना, और यहाँ पर चलता है ABCDEF, ये दिखता है आपको। ये क्या है, तो ये कॉलम है। तो ई क्या है, ई कॉलम है, और 12 क्या है, रो है आप। तो ये कॉलम है ना, और ये रो है। तो ई कॉलम है और ये रो है, तो क्या आएगा, तो
ए आंसर आएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कहां से डाउनलोड करेंगे तो मैंने आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दिया। यहाँ पर आप जा सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप अपनी ऐप को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़ जाएंगे इससे। और यही चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन से मैं लगभग आपको 100 क्वेश्चन लेकर आपके सामने यहाँ पर हाजिर होता हूँ। ठीक है, सो टारगेट अभी का ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, एलाइज टारगेट अभी, और ये नंबर है आपका 78771926। इस नंबर से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऐप स्टोर प्ले स्टोर से आप अपनी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा तरीका है जिसके जरिए, ठीक है जी, बिल्कुल। आपको देखिए कोई अगर EMRS का बैच है, उसको जरूरत नहीं है आपको KBS एनएमएस का लेने की, आपकी उसमें तैयारी हो जाएगी। और KBS एनएमएस की तैयारी करें, देखिए अच्छी बात है। यहाँ पर लगभग 281 पोस्ट है ना, 300 यहाँ पर है, 124 यहाँ पर है, तो 300 400 पोस्ट टोटल EMRS और KBS की मिलाकर होती है। बेहतर तैयारी करेंगे, बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं। मैं और भी ऐसी मैराथन क्लासेस लेकर आपके सामने यहाँ पर आने के लिए तैयार रहूंगा। आप इन क्लासेस को शेयर कर सकते हैं, अन्य लोगों के साथ इसको देख सकते हैं, और इनमें जो क्वेश्चन है आप उनको नोट्स कर सकते हैं। 2, 2.5, 3 घंटे तक क्लासेस चलती है, तो मेरी क्लासेस इतनी, मैं उन क्वेश्चंस के साथ आता हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ आता हूँ, ताकि आप बेहतर तरीके से उनको पढ़ें और समझें। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। कोई बात आपकी, क्योंकि हो सकता है कोई कमेंट ऐसा हो जो आपका शायद मैंने नहीं पढ़ा हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर जाके आप जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं आप वो लिख सकते हैं। तो अगर मैसेज लिखेंगे तभी हमें बात समझ में आएगी, कोई बात आपकी है तो हम उसके ऊपर निश्चित तौर पे काम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।